वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज की हमारी वीडियो है बीए एंड बीकॉम स्टूडेंट्स के लिए। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिसमें आज हम बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ डिमांड। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल वीएस इकोनॉमिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। और साथ ही साथ स्टूडेंट्स, बच्चों की आप लोगों की डिमांड आ रही है कि मैम ग्रेजुएशन की जो वीडियोस हैं वो कंटिन्यू रखिए, सीरीज में रखिए। तो स्टूडेंट्स, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि वीडियोस जो है वो कंटिन्यूटी में बनी रहे। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं हमारा आज का टॉपिक कंसेप्ट ऑफ डिमांड। कंसेप्ट ऑफ डिमांड। अब इसे सबसे पहले हम बात करेंगे कि डिमांड का क्या कंसेप्ट है, यानी कि हम बात करेंगे व्हाट इज डिमांड। डिमांड क्या है? अगर हम सिंपल शब्दों में समझें, अगर हम सिंपल समझें वर्ड्स में, तो डिमांड क्या है आपको देखो सिंपल से आपके बात समझनी है। डिमांड का मतलब होता है एबिलिटी टू पे प्लस विलिंग टू पे, इट्स डिमांड। सिंपल सी बात है कि जब हम किसी चीज़ को पे करने के लिए एबल हैं और हम विलिंग हैं, वही हमारी डिमांड बन जाती है। कैसे? इसे अब हम एक अच्छे से एग्जाम्पल के ज़रिए समझेंगे। मान लीजिए आप मार्केट में जाते हैं कोई भी चीज़ परचेज़ करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेके चलते हैं कि हम मार्केट में जाते हैं, हमें टीवी परचेज़ करना है। अब हम मार्केट में गए, हमने टीवी परचेज़ हमें करना है, तो सबसे पहली बात, हमें एबिलिटी टू पे, हम एबल होने चाहिए। एबिलिटी टू पे का मतलब क्या है कि हम एबल हों। एबल से यहाँ पे क्या मतलब है कि हमारे अंदर इतनी एबिलिटी, यानी हमारे अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए। यानी कि यहाँ पे एबिलिटी का मतलब ये कि हमारे पास पैसा होना चाहिए। हमारे पास जितने की उस टीवी की प्राइस है उतना हमारे पास पैसा होना ज़रूरी है, यानी कि उतनी हमारे पास मनी होनी ज़रूरी है। ठीक है। सेकंड बात आती है विलिंगनेस टू पे। अब विलिंग होनी चाहिए हम पे। विलिंग का मतलब क्या होता है? अंदर से हमारे अंदर विलिंगनेस होनी चाहिए, यानी कि उसको टीवी को खरीदने की हमारे अंदर इच्छा भी होनी चाहिए, यानी कि हम विलिंग भी होने चाहिए उसको खरीदने के लिए। अब कई बार ये देखा जाता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एबल हैं, यानी कि उनके पास पैसा तो है लेकिन वो विलिंग नहीं होते, यानी कि उनके पास पैसा तो है लेकिन उनकी खरीदने की इच्छा नहीं होती। अब कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता, वो एबल नहीं है लेकिन उनकी खरीदने की इच्छा है। तो इसका मतलब कोई भी जो है वो डिमांड कब बनती है? डिमांड तब बनेगी जब हम किसी भी चीज़ को, कोई भी गुड्स को परचेज़ करने के लिए एबल होंगे और विलिंग होंगे। यानी कि हमारे पास एबिलिटी हो, हमारे पास मनी हो और हम विलिंग हो। विलिंग का मतलब ये हमारे पास इच्छा शक्ति हो, यानी कि उस चीज़ को खरीदने की हमारे पास इच्छा है। तो हम मार्केट में गए, मार्केट में जाने के बाद हमें एक टीवी पसंद आया, तो वो डिमांड नहीं है। वो डिमांड कब बनेगी? वो डिमांड का रूप तब लेगी जब हम विलिंग भी होंगे और हम एबल भी होंगे। ठीक है, तब वो बनेगी डिमांड। तो उसे कहा जाता है डिमांड। अब इसे अगर हम डेफिनेशन के जरिए समझें तो डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटीज ऑफ अ कम्युनिटी, किसी भी कम्युनिटी की क्वांटिटी जिसे कंज्यूमर एबल और विलिंग टू बाय, वही वाली बात आ गई, जिसे कंज्यूमर खरीदने के लिए एबल भी हो और विलिंग भी हो। एट ईच पॉसिबल प्राइस, हर पॉसिबल प्राइस के ऊपर, एक ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में जब वो पॉसिबल प्राइस के ऊपर उसको परचेज करने के लिए एबल भी हो और विलिंग भी हो, उसे कहा जाता है डिमांड। नेक्स्ट आता है अपने पास कि डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड में क्या अंतर होता है। मेनली बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज रहते हैं इस टॉपिक पे। मेनली बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं कि डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो क्या है। कई बार तो बच्चे ये कहते हैं कि डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड दोनों सेम ही टॉपिक है, यानी कि दोनों सेम कंसेप्ट है। लेकिन डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड में माइनर सा डिफरेंस पाया जाता है। वो डिफरेंस है क्या? देखो, डिमांड क्या होती है, आपको ये बात ध्यान रखना है। डिमांड जो होती है ये रेफर करती है होल डिमांड शेड्यूल को, यानी कि डिमांड का मतलब यह होता है कि जब हम बड़े लेवल पर, एक होल लेवल पे डिमांड करते हैं, दैट अ कंज्यूमर ड्रॉज इन हिज माइंड, जो कंज्यूमर के माइंड में ये बात ड्रॉ हो जाती है। यानी कि जैसे मान लो कोई भी चीज़ हमें पसंद आई, हम मार्केट में जाते हैं, कोई भी चीज़ हमें पसंद आती है, हम उसकी डिमांड करेंगे। तो डिमांड कब हमने वो चीज़, डिमांड कोई भी चीज़ है उसकी डिमांड हमने कब की? जब उसकी छवि हमारे दिमाग में फिक्स हो गई कि हाँ मुझे ये चीज़ लेनी है।
ठीक है। वो डिमांड तभी बनेगी ना जब हम एबल भी होंगे और विलिंग भी होंगे। आपको इस चैप्टर में केवल डिमांड में 2 चीज़ें ध्यान रखनी है, एबल और विलिंग, यानी एबिलिटी और विलिंगनेस टू पे। यानी कि जब हम मार्केट में गए, कोई भी हमें सामान परचेज करना है, तो हमारे माइंड में एक पिक्चर ड्रॉ हो जाती है कि हाँ हमें टीवी लेना है, मान लो, तो जो टीवी है वो हमें किस तरह से लेना है, किस तरह, बड़ा लेना है, छोटा लेना है, कलर टीवी लेना है या ब्लैक एंड वाइट लेना है, ठीक है, उसका साइज क्या हो, उसका कलर क्या हो, उसकी प्राइस क्या हो। तो हमारे माइंड के अंदर सब बातें क्या हो जाती हैं, फिक्स हो जाती है, यानी सेट हो जाती है। उसके बाद हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ की डिमांड करते हैं। तो डिमांड जो होती है वो होल डिमांड यानी कि होल लेवल पर होती है। और डिमांड में क्या होता है, हम डिफरेंट कॉमोडिटीज़ जो होती हैं, बाय होती है डिफरेंट पॉसिबल प्राइस पे, यानी कि आपको पता है हर चीज़ की जो प्राइस होती है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। जैसे मार्केट में गए तो टीवी छोटा भी होगा, बड़ा भी होगा, मीडियम भी होगा, तो उनके प्राइस में भी डिफरेंस होगा, तो वो होती है डिमांड। उसके बाद आती है क्वांटिटी डिमांड। क्वांटिटी डिमांड का मतलब होता है जब हम किसी एक स्पेसिफिक क्वांटिटी की डिमांड करते हैं एक स्पेसिफिक प्राइस के ऊपर। यानी कि हम मार्केट में गए, हम घर से ये सोच कर गए हैं कि मार्केट में अगर मैं जा रहा हूँ, मुझे शूज़ खरीदने हैं, तो हमने एक स्पेसिफिक प्राइस अपना फिक्स कर लिया कि मुझे मार्केट में 500 रुपीज़ तक के ही शूज़ लेने हैं, उससे ज़्यादा मैं एबल नहीं हूँ लेने के लिए। तो वो आपकी होगी क्वांटिटी डिमांडेड, यानी कि आपने अपनी क्वांटिटी फिक्स कर ली कि भी मुझे तो जो शूज़ है वो 500 रुपीज़ तक के ही लेने हैं, ठीक है। तो आपकी एक स्पेसिफिक प्राइस हो गई, उस स्पेसिफिक प्राइस के ऊपर आप शूज़ की स्पेसिफिक क्वांटिटी क्या करोगे, परचेज करोगे, तो वो होती है क्वांटिटी डिमांडेड। नेक्स्ट अपने पास आता है डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल क्या होता है, इट इज़ अ टेबल दैट शोज डिफरेंट प्राइस ऑफ अ गुड एंड क्वांटिटी ऑफ डिमांड एट ईच प्राइसेस। यानी डिमांड शेड्यूल क्या होता है, डिमांड शेड्यूल बोलने से पता चल रहा है, आपको पता है जब हम कोई शेड्यूल बनाते हैं तो उसी तरह का डिमांड शेड्यूल होता है। डिमांड शेड्यूल में क्या होता है, हम गुड्स की प्राइस लिखते हैं कि कोई भी, मान लीजिए कोई भी गुड्स है XYZ, कोई भी हम गुड ले सकते हैं। मान लीजिए शूज़ लिया, हमने शूज़ की प्राइस लिखी और हमने क्वांटिटी लिखी, ठीक है, कि ये शूज़ है, इसकी इतनी क्वांटिटी है, इस शूज़ की इतनी क्वांटिटी है, इस कंपनी के शूज़ की इतनी क्वांटिटी डिमांड है, तो वो होता है डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल का मतलब क्या होता है, जब हम एक शेड्यूल बना लेते हैं, ठीक है, तो वो होता है अपना डिमांड शेड्यूल। अब डिमांड शेड्यूल जो होता है ये इसके 2 एस्पेक्ट्स आते हैं। फर्स्ट इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, सेकंड आता है मार्केट डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल का मतलब होता है जब हम इंडिविजुअल वे में, इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है, जब हम किसी इंडिविजुअल गुड की डिमांड करते हैं तो वो होता है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। जैसे फॉर एग्जांपल हमने आइसक्रीम की डिमांड की, अब हमने आइसक्रीम की हमने क्या लिखी, पहले हमने प्राइस लिखी, फिर उसकी क्वांटिटी डिमांड लिखी। यानी कि हमने ये देखा कि जब आइसक्रीम की प्राइस 1 थी तो उसकी क्वांटिटी डिमांड कितनी थी, 4। जब प्राइस 2 हुई तो डिमांड हो गई 3, जब प्राइस 3 हुई तो डिमांड हो गई 2, और जब प्राइस 4 तो डिमांड हो गई 1। तो इस बात से आपने एक बात और सीखी कि डिमांड, प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशन पाया जाता है। यानी कि कोई भी कमोडिटी है, अगर उसकी प्राइस बढ़ती है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है, और अगर उसकी प्राइस कम होती है तो डिमांड उसकी बढ़ जाती है। तो वो होता है अपने पास इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। नेक्स्ट आता है मार्केट डिमांड शेड्यूल। अब मार्केट डिमांड शेड्यूल के अंदर हम किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की या पर्टिकुलर की डिमांड की बात नहीं करते, इसके अंदर हम 2 या 2 से ज़्यादा की डिमांड की बात, यानी मार्केट की डिमांड की शेड्यूल की बात करते हैं। जो हमने इंडिविजुअल में बात की थी वो हमने एक इंडिविजुअल पर्सन की बात की थी। मार्केट डिमांड शेड्यूल के अंदर हम एक इंडिविजुअल पर्सन की बात ना करके हम किसकी बात करते हैं, हम अलग अलग तरह के कंज्यूमर्स ले लेते हैं कि डिमांड ए कंज्यूमर की डिमांड, बी की डिमांड और सी की डिमांड, उन तीनों को जब हम प्लस करते हैं वो जो निकल के आती है वो होता है अपना मार्केट डिमांड शेड्यूल। नेक्स्ट अपने पास आता है डिमांड कर्व। अब डिमांड कर्व जो होता है ये क्या है, द डिमांड कर्व इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल। डिमांड कर्व क्या होता है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है डिमांड शेड्यूल का। यानी कि जो हमने डिमांड शेड्यूल बनाया है, यानी कि जो हमने टेबल बनाई है, अब उसी को डायग्राम के जरिए जब हम शो करते हैं तो वो अपने पास होता है डिमांड शेड्यूल। अब आपको ध्यान रखना है डिमांड कर्व जो होता है वो नेगेटिव स्लोप का होता है, यानी कि लेफ्ट टू राइट होता है, ऊपर से नीचे की तरफ आता है, वो होता है डिमांड कर्व। इसमें भी सेम आता है इंडिविजुअल डिमांड कर्व, मार्केट डिमांड कर्व। इंडिविजुअल डिमांड कर्व वो डिमांड कर्व होता है जो एक इंडिविजुअल के डिमांड को दिखाता है,
और मार्केट डिमांड कर्व जो होता है, जो पूरे मार्केट के सभी कंज्यूमर्स की डिमांड को दिखाता है, वो होता है मार्केट डिमांड कर्व। नेक्स्ट अपने पास आता है डिमांड फंक्शंस एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है मेनली कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड बताइए या डिमांड फंक्शन बताइए क्या होते हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है पेपर, तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला आता है प्राइस ऑफ कम्युनिटी। प्राइस ऑफ कम्युनिटी का यहाँ पे मतलब ये है कि कोई भी कम्युनिटी की प्राइस और डिमांड के बीच में इन्वर्स रिलेशन पाया जाता है। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि लॉ ऑफ डिमांड, ये आपको तब समझ में आएगा जब लॉ ऑफ डिमांड होगा। बस अभी आप इतना समझिए कि किसी भी कम्युनिटी की प्राइस पे और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में इन्वर्स रिलेशन होता है, यानी कि अगर किसी कम्युनिटी की प्राइस बढ़ती है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है, और प्राइस कम होती है तो डिमांड उसकी बढ़ जाती है। देखो ये बात कॉमन है, इसको हम अगर अपनी रियल लाइफ से कोरिलेट करके चलेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। आप खुद देखिए, मान लीजिए कोई भी कम्युनिटी है, ठीक है, आप कोई भी कम्युनिटी लेकर चलो। अब आप ये देखो, कोई भी कम्युनिटी है, उसकी डिमांड बढ़ रही है, मतलब लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसकी डिमांड कर रहे हैं, तो क्या होता है, उसकी प्राइस बढ़ जाती है। अब आप क्या देखते हो, मेनली हम क्या देखते हैं कि गर्मियों के दिनों में जब आम की डिमांड बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा, तो हम क्या देखते हैं कि आम की जो प्राइस होती है वो भी बढ़ जाती है। क्यों? जब उसकी आम की डिमांड जब बढ़ती है तो हमें पता चल जाता है कि हाँ भी अब इसकी प्राइस बढ़ने वाली। क्यों? क्योंकि लोग उसकी डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं। जब डिमांड ज़्यादा होती है तो क्या होता है, सप्लाई उसके कंपेयर में नहीं हो पाती, तो क्या करना पड़ता है, फिर प्राइस को बढ़ाना पड़ता है। प्राइस बढ़ेगी तो क्या होगा कि भाई जो नॉर्मल लोग हैं वो उसकी डिमांड थोड़ी कम कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है सेकेंड पॉइंट, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब रिलेटेड गुड्स की जो प्राइस होती है, अब रिलेटेड गुड्स कौन सी होती हैं, अपने पास रिलेटेड गुड्स में 2 गुड्स आती हैं, सब्सटीट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्सटीट्यूट गुड्स कौन सी होती हैं? सब्सटीट्यूट गुड्स वो गुड्स होती हैं जिनको एक दूसरे के स्थान पर हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इसका एग्जाम्पल है टी एंड कॉफ़ी, ठीक है, टी एंड कॉफ़ी। अब इसमें क्या होता है, एक कम्युनिटी की प्राइस और दूसरी कम्युनिटी की डिमांड के बीच में पॉजिटिव रिलेशन पाया जाता है। जैसे कि इसको, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, और इम्पोर्टेंट भी है। अब ये किस तरह से होता है आप देखो। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपको चाय पीना अच्छा लगता है, ठीक है, चाय पीना आपको अच्छा लगता है। अब चाय की प्राइस बढ़ गई, ठीक है, आप ये समझिए कि अगर चाय की प्राइस बढ़ गई तो फिर हम क्या करेंगे, जब चाय की प्राइस बढ़ गई तो हम क्या करेंगे, कॉफ़ी की डिमांड बढ़ा देंगे, ठीक है ना। भी ऐसा तो नहीं है कि चाय कोई ऐसी चीज़ है कि जिसके बिना हम नहीं रह सकते, ठीक है। अगर चाय की प्राइस बढ़ जाती है तो हम कॉफ़ी की डिमांड बढ़ा देंगे, और अगर चाय की प्राइस कम हो जाती है तो हम कॉफ़ी की डिमांड क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, ठीक है। तो मतलब इसमें क्या है कि इन दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशन होता है। अगर चाय की प्राइस बढ़ी है तो हम कॉफ़ी की डिमांड बढ़ा देंगे, अगर चाय की प्राइस कम हुई है तो हम कॉफ़ी की डिमांड भी क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या होता है कि एक कम्युनिटी की प्राइस और दूसरी कम्युनिटी की डिमांड के बीच में पॉजिटिव रिलेशन होता है, ठीक है। ये होता है अपने पास टी एंड कॉफ़ी, जैसे अपने पास इसका एग्जाम्पल हो गया सब्स्टिट्यूट गुड्स का। अगला आता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं वो गुड्स जो एक दूसरे की पूरक होती हैं, यानी कि जिनका एक दूसरे के बिना काम नहीं चल सकता, मतलब पूरक है, जैसे कि कॉम्प्लीमेंट है एक दूसरे के। जैसे कि एग्जांपल कार एंड पेट्रोल, इसमें एक कम्युनिटी की प्राइस और दूसरी कम्युनिटी की डिमांड के बीच में इन्वर्स रिलेशन होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर कार की प्राइस बढ़ गई, तो क्या करते हैं, पेट्रोल की डिमांड कम हो जाएगी। अगर कार की प्राइस बढ़ गई तो लोग क्या करेंगे, पेट्रोल की डिमांड कम कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होता है कि एक कम्युनिटी की प्राइस और दूसरी कम्युनिटी की डिमांड के बीच में इन्वर्स रिलेशन पाया जाता है। नेक्स्ट अपने पास आता है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर की जो इनकम होती है उसको भी डिमांड जो होता है वो अफेक्ट करती है। जैसे अब आपको पता है कि अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी तो उसकी डिमांड क्या होगी, डिमांड बढ़ जाएगी ना उसकी। भाई कंज्यूमर की इनकम बढ़ रही है तो वो डिमांड भी ज़्यादा करेगा गुड्स की। ये अपने पास मेनली गुड्स के केसेस में हम देखते हैं, जैसे नॉर्मल गुड्स और इन्फीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड्स वो गुड्स होते हैं जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो उनकी डिमांड भी बढ़ जाती है उन गुड्स की, और जब कंज्यूमर की इनकम कम होती है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है। वो होते हैं नॉर्मल गुड्स हैं, यानी कि कंज्यूमर की इनकम बढ़ी तो उसने डिमांड भी बढ़ा दी उन गुड्स की, कंज्यूमर की इनकम कम हुई तो उसने डिमांड भी कम कर दी।
ये होते हैं नॉर्मल गुड्स। नेक्स्ट आते हैं इन्फीरियर गुड्स। इन्फीरियर गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसमें कंज्यूमर की डिमांड बढ़ी, सॉरी कंज्यूमर की इनकम बढ़ी, तो फिर वो क्या करेगा, उन गुड्स की डिमांड को कम कर देगा। ठीक है, इनकम बढ़ी, उसकी इन्फीरियर गुड्स होती हैं जो घटिया वस्तुएं होती हैं। अब भी जब उसकी इनकम बढ़ गई तो वो उन घटिया वस्तुओं की डिमांड कम कर देगा, और जब उसकी इनकम कम होगी तो उनकी इन्फीरियर गुड्स की डिमांड को वो बढ़ा देगा। तो इस तरह से ये होती है अपने पास इनकम ऑफ द कंज्यूमर। नेक्स्ट अपने पास आता है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस जो होते हैं वो भी डिमांड को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। यानी कि आपको पता है अगर कंज्यूमर की डिमांड बढ़ रही है, यानी कि देखो अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ रही है तो जो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस होगा वो फेवरेबल में होगा। ठीक है, और अगर कम होने तो क्या होगा, वो अनफेवरेबल में होगा। नेक्स्ट अपने पास आता है एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस का मतलब यहाँ पे क्या होता है, एक्सपेक्टेशंस का मतलब ये होता है कि कंज्यूमर की, मान लो कंज्यूमर ये एक्सपेक्ट करके चलता है कि फ्यूचर में कोई भी कम्युनिटी है उसकी डिमांड, कंज्यूमर ये एक्सपेक्ट करके चल रहा है कि फ्यूचर में कोई भी कम्युनिटी है, भी मान लीजिए कोई भी XYZ कम्युनिटी है, उसकी डिमांड, उसकी प्राइस फ्यूचर में बढ़ने वाली है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, अगर उसको ऐसा लगता है कि कोई भी कम्युनिटी है उसकी प्राइस फ्यूचर में बढ़ने वाली है, उसको लगता है कि इसकी प्राइस बढ़ रही है, तो वो क्या करेगा, अभी या तो उसका यूज़ कम कर देगा या फिर उसका स्टॉक अपने पास रखना शुरू कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से मतलब ये एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि वो एक्सपेक्ट करके चलता है कि कोई भी कम्युनिटी उसकी फ्यूचर में डिमांड बढ़ेगी या घटेगी। ये कैसे पता चलेगा, उसकी प्राइसेस को देखकर, यानी कि लोगों की डिमांड को देखकर कि प्राइस बढ़ेगी या घटेगी। साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन का साइज और कंपोजिशन जो होता है वो भी अफेक्ट करता है। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी तो गुड्स और सर्विसेज की डिमांड भी बढ़ेगी, अगर पॉपुलेशन कम होगी तो गुड्स और सर्विसेज की डिमांड भी कम होगी। नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो भी अफेक्ट करता है, यानी कि अगर इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होगा, भाई देखो अगर इक्वल होगा डिस्ट्रीब्यूशन तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, और अगर अनइक्वल होगा तो इसमें क्या होगा, जो लोग जिनके पास पैसा है वो लग्जरी गुड्स की डिमांड ज़्यादा करेंगे। ठीक है ना, भी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो क्या होगा, जिनके पास पैसा ज़्यादा है वो लग्जरी गुड्स की डिमांड करेंगे, जिनके पास पैसा नहीं है वो नेसेसिटी की जो गुड्स है उसकी डिमांड करेंगे। तो इस तरह से इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो भी क्या करता है, डिमांड के डिटर्मिनेंट फैक्टर्स को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट अपने पास आता है मूवमेंट अलोंग डिमांड कर। दो आते हैं, मूवमेंट अलोंग डिमांड कर और शिफ्ट इन डिमांड कर। देखो मूवमेंट अलोंग डिमांड कर, ये मूवमेंट का मतलब होता है कि अपने ही डिमांड कर्व के ऊपर मूवमेंट होना, यानी ऊपर से नीचे आना, नीचे से ऊपर जाना। हम मूवमेंट कहाँ करते हैं, एक ही जगह पे खड़े होके करेंगे ना, तो मूवमेंट अलोंग डिमांड करवाया रखना, मूवमेंट एक जगह पे होगी। तो जब हम इसमें दो आते हैं, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। जब हम एक्सटेंशन की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है डिमांड बढ़ रही है, एक्सटेंशन होना बढ़ना, डिमांड बढ़ रही है, प्राइस कम हो रहा है। तो इसमें क्या होगा, डिमांड कर्व जो होगा वो ऊपर से नीचे की तरफ एक्सटेंड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्ट माने कम होना, तो इसमें मतलब क्या है कि डिमांड कम हो रही है और प्राइस बढ़ रही है, तो इसमें डिमांड कर्व जो होगा कॉन्ट्रैक्ट यानी ऊपर की तरफ जाएगा, कम होगा। नेक्स्ट आता है शिफ्ट इन डिमांड कर्व। शिफ्ट इन डिमांड कर्व का मतलब होता है डिमांड कर्व का शिफ्ट होना। अब शिफ्ट का मतलब क्या है कि वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होगा। तो इंक्रीज इन डिमांड, जब डिमांड बढ़ती है तो डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड में, और डिक्रीज इन डिमांड, जब डिमांड कम होगी तो डिमांड कर्व साइड हो जाएगा, कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।